नमस्कार जी। तो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की लास्ट क्लास में हम न्यूक्लियोटाइड के बारे में डिस्कस कर रहे थे। न्यूक्लियोटाइड के तीनों कंपोनेंट नाइट्रोजनस बेस, शुगर और फॉस्फेट के बारे में हमने बात की। आज बात करते हैं कि ये तीनों कंपोनेंट आपस में किस तरीके से जुड़ते हैं और न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड किस तरीके से बनते हैं। तो देखिए, न्यूक्लियोटाइड में तीन चीज़ें जुड़ती हैं। P मीन्स फॉस्फेट, S मीन्स शुगर और N मीन्स नाइट्रोजनस बेस। ये शुगर, ये तीनों मिलकर आपस में जुड़कर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। क्या बनाते हैं? न्यूक्लियोटाइड। फॉस्फेट, शुगर और नाइट्रोजनस बेस। जैसे मैंने नाइट्रोजनस बेस जिस टाइप का होगा उसी हिसाब से इनका नाम होगा। फॉर एग्जाम्पल, जो नाइट्रोजनस बेस है वो हमने लिया है साइटोसिन। क्या लिया है? साइटोसिन। तो अब हम न्यूक्लियोटाइड की अगर स्ट्रक्चर बनाएं तो कैसी बनेगी? ये नाइट्रोजन N1, C2, N3, C4, C5 और C6। जो साइटोसिन होता है, साइटोसिन का जो दूसरा नाम होता है वो होता है 2-ऑक्सी-4-अमीनोप्यूरिन। क्या होता है? 2-ऑक्सी-4-अमीनोप्यूरिन। मतलब 2 नंबर पर तो क्या जुड़ा हुआ होता है? कीटोन ग्रुप। क्या जुड़ा होता है? कीटोन ग्रुप। और 4 नंबर कार्बन पर जुड़ा होता है अमीनो ग्रुप। कौन सा? अमीनो ग्रुप। क्या जुड़ा होता है? अमीनो ग्रुप। वैलेंसी इक्विवेलेंट करें तो ये कार्बन की 4 वैलेंसी, ये 3 हो गई। ये नाइट्रोजन की, यहाँ हाइड्रोजन ग्रुप होता है। ये डबल बॉन्ड, ये भी डबल बॉन्ड, ये साइटोसिन की स्ट्रक्चर है। साइटोसिन के साथ में जुड़ती है शुगर। साइटोसिन में, साइटोसिन तो दोनों में प्रेजेंट होता है। डीएनए और आरएनए दोनों में प्रेजेंट होता है। तो डीऑक्सीराइबोज शुगर के साथ भी जुड़ सकता है और राइबोज शुगर के साथ भी जुड़ सकता है। तो आप कोई सा भी एग्जाम्पल ले लो, डीऑक्सीराइबोज ले लो चाहे राइबोज ले लो।
हम ले लेते हैं जैसे DNA की डीऑक्सीराइबोज शुगर, तो उसकी अगर हम स्ट्रक्चर बनाएं, ये कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5। कार्बन नंबर 1 के साथ यहाँ होता है OH, यहाँ होता है H, 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 OH, H, C के साथ एक तरफ होता है OH और एक तरफ होता है, दो तरफ होते हैं H, CH2OH, 5 नंबर कार्बन। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ये तो हो गई आपके किसकी? साइटोसिन नाइट्रोजनस बेस की। ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? ये किसकी स्ट्रक्चर हो गई? डीऑक्सी राइबोज शुगर की। यहाँ जुड़ा होता है फॉस्फेट, फॉस्फेट फॉस्फोरिक एसिड के रूप में। किस रूप में? फॉस्फोरिक एसिड के रूप में। तो ये कौन सी चीज़ हो गई? क्या हो गया? फॉस्फेट। तो 3 चीज़ें हो गई, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। ये तीनों चीज़ें आपस में जुड़ती हैं और जुड़कर क्या बनता है? जुड़कर क्या बनता है? न्यूक्लियोटाइड। कैसे जुड़ते हैं एक बार इसको देख लो। हम ये ऊपर से इसको रब करके बनाते हैं। किस तरीके से जुड़ते हैं आपस में? ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये यहाँ कीटोन ग्रुप और ये यहाँ अमीनो ग्रुप। ये यहाँ पर अमीनो ग्रुप NH2 समूह। ठीक है। ओके। ये शुगर के साथ N1 से जुड़ता है, ये C1, ये C2, ये C3, ये C4, ये C5। इधर फॉस्फेट, ये बन गया न्यूक्लियोटाइड। ये क्या बन गया? न्यूक्लियोटाइड। यहाँ पर ये बॉन्ड बना तो एक H2O का मॉलिक्यूल बाहर निकल गया, ठीक है। और यहाँ ये बॉन्ड बना तो एक H2O का मॉलिक्यूल क्या हो गया? बाहर निकल गया। दो जगह एक एक H2O के मॉलिक्यूल बाहर निकल गए। ये जो बॉन्ड बना, इस बॉन्ड को क्या कहते हैं?
ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड किसके बीच में होता है? इन बिटवीन नाइट्रोजनस बेस एंड शुगर। नाइट्रोजनस बेस और शुगर के बीच में ये ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड क्यों ज़रूरी होता है? रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड बनाने के लिए ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनना ज़रूरी होता है। तीसरी बात, कौन से मॉलिक्यूल्स के बीच बनता है? फॉर्म्ड बिटवीन N1 ऑफ पायरिमिडीन। अगर पायरिमिडीन हो तो N1 या N9 ऑफ प्यूरिन। अगर प्यूरिन हो तो 9 नंबर नाइट्रोजन एंड C1 ऑफ शुगर। शुगर चाहे कोई सी भी हो, शुगर चाहे कोई सी भी हो, डिऑक्सीराइबोज हो या राइबोज हो, दोनों ही शुगर में C1 कार्बन नंबर 1 के साथ और प्यूरिन में N1 नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ और प्यूरिन में N9 के साथ और pyrimidine में N1 के साथ ये बॉन्ड बनता है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। दूसरा न्यूक्लियोटाइड में जो मेन बॉन्ड होता है वो होता है फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड, फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होता है, ये कहाँ बनता है? इन बिटवीन शुगर एंड फॉस्फेट। शुगर और फॉस्फेट के बीच बनता है। शुगर और फॉस्फेट के बीच बनता है। फॉस्फोएस्टर बॉन्ड होते हैं, ये 2 जगह बनते हैं। एक यहाँ भी फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है, एक यहाँ भी बनता है। तो फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है ये इन बिटवीन C5 एंड C3 ऑफ शुगर एंड हाइड्रोक्सिल OH ग्रुप ऑफ फॉस्फेट या फॉस्फोरिक एसिड। किसके बीच में? C5, ये C5 और C3 ये तो शुगर के काम में आते हैं और फॉस्फेट का हाइड्रोक्सिल ग्रुप, यहाँ पर देखो ये OH है ना, ये वाला ये OH काम में आता है, ठीक है। इनके बीच में क्या बनता है? फॉस्फोएस्टर बॉन्ड। और फॉस्फोएस्टर बॉन्ड के बारे में ध्यान में रखना, ये क्यों ज़रूरी होता है? रिक्वायर्ड फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए ये ज़रूरी होता है। न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए बॉन्ड ज़रूरी होता है। तो एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है, पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और उसके बाद में फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। उसके बाद में कौन सा बॉन्ड बनता है? फॉस्फोएस्टर। अब यहाँ पर ज़रा सा आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख लेना, न्यूक्लियोटाइड होते हैं उनमें अगर एक ही फॉस्फेट जुड़ा हुआ होता है तो वो तो होता है एल्फा फॉस्फेट। कौन सा फॉस्फेट? एल्फा फॉस्फेट। और उन्हें हम बोलते हैं न्यूक्लियोटाइड मोनोफॉस्फेट।
जैसे एडिनिन हो तो एडिनिन मोनोफॉस्फेट, ठीक है। और अगर यहाँ पर एक और फॉस्फेट जुड़ा हुआ हो तो वो हो जाता है बीटा फॉस्फेट, और उसके आगे एक फॉस्फेट और जुड़ा हुआ होता तो वो हो जाता है गामा फॉस्फेट। दो फॉस्फेट जुड़े हो तो वो डाईफॉस्फेट, न्यूक्लियोटाइड डाईफॉस्फेट, जैसे एडिनिन डाईफॉस्फेट ADP। और तीन फॉस्फेट जुड़े हुए हो तो न्यूक्लियोटाइड ट्राईफॉस्फेट, जैसे एडिनिन ट्राईफॉस्फेट ATP। तो ये 1, 2 और 3 फॉस्फेट इस तरीके से 5 नंबर कार्बन के साथ सीक्वेंसली जुड़े होते हैं। 3 फॉस्फेट 5 नंबर कार्बन के साथ सीक्वेंसली जुड़े रहते हैं। तो ये ध्यान में रखना है आपको। एक न्यूक्लियोटाइड बनाने के लिए पहले ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनता है और फिर फॉस्फोएस्टर बॉन्ड बनता है। न्यूक्लियोटाइड्स के फंक्शन देखें हम, बायोलॉजिकल रोल क्या होते हैं इनके। तो पहला बायोलॉजिकल रोल तो इनका होता है फॉर सिंथेसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, DNA या RNA। DNA और RNA बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। DNA RNA बनाने के लिए इनकी ज़रूरत होती है। DNA में क्या होता है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ये जैसे ये क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स, ये आपस में जुड़ते हैं और जुड़कर क्या बनाते हैं, एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला बनाते हैं। और ऐसी दो श्रृंखलाएं, ऐसी दो श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, DNA। कौन सा, डबल स्टैंडर्ड DNA। डबल स्टैंडर्ड DNA बनाते हैं। तो DNA बनाने के लिए जरूरी है न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़ते हैं। जुड़ने को क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। क्या बोलते हैं, पॉलीमराइजेशन। पॉलीमराइज होकर क्या बनाते हैं, पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं। और ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं ऐसी दो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखलाएं आपस में जुड़कर क्या बनाती हैं, DNA। ठीक है, तो पहला काम तो हो गया न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस का काम करना। दूसरा काम इनका होता है यूज्ड एज एनर्जी करेंसी। एनर्जी करेंसी, सेल जो होती है, सेल के अंदर जो एनर्जी करेंसी होती है उसे हम किस नाम से जानते हैं, ATP के नाम से। किस नाम से जानते हैं, ATP के नाम से। ATP का पूरा नाम आपको पता है, क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। क्या होता है, एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, ATP। ये एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट जो होता है, ये क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। क्या होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है। और इस न्यूक्लियोटाइड के साथ में कितनी फॉस्फेट होती हैं, 3 फॉस्फेट जुड़ी होती हैं। शुगर के 5 नंबर कार्बन के साथ अगर 3 फॉस्फेट अल्फा बीटा गामा तीनों फॉस्फेट जुड़ जाती हैं तो वो बन जाता है ट्राईफॉस्फेट।
और नाइट्रोजनस बेस अगर एडिनिन है तो वो हो गया एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या हो गया? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एनर्जी करेंसी के रूप में यूज आता ही है। इसके अलावा इसका अगर हम बायोलॉजिकल रोल देखें तो यूज्ड एज प्रीकर्सर्स ऑफ वेरियस कोएंजाइम्स। खूब सारे कोएंजाइम्स हैं, उनके प्रीकर्सर के रूप में भी यूज में आते हैं, जैसे NAD+, ये प्रीकर्सर के रूप में आता है। NADP+, ये एक है आपका न्यूक्लियोटाइड है। FAD+, ये NAD+, FAD+, NADP, ये कोएंजाइम्स हैं। ये क्या हैं? कोएंजाइम्स। और इन कोएंजाइम्स का जो फॉर्मेशन होता है, सिंथेसिस होती है, वो न्यूक्लियोटाइड्स से होती है। वो किससे होती है? न्यूक्लियोटाइड्स से होती है। तो इन कोएंजाइम्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए भी न्यूक्लियोटाइड्स काम में आते हैं। इसके अलावा हम बात करें तो न्यूक्लियोटाइड्स हैं यूज्ड एज सेकेंडरी मैसेंजर। सेल सिग्नलिंग आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे। सेल सिग्नलिंग में जो सेल सरफेस रिसेप्टर पर कोई मैसेज आता है तो उस मैसेज को आगे फॉरवर्ड करवाने के लिए कुछ सेकेंडरी मैसेंजर बनते हैं, और उन मैसेंजर का जो फॉर्मेशन होता है वो भी न्यूक्लियोटाइड से होता है। उन सेकेंडरी मैसेंजर में जैसे इम्पोर्टेंटली काम में आते हैं, जैसे CAMP है, CGMP है। C मीन्स साइक्लिक, AMP मीन्स एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, एक ही फॉस्फेट जुड़ी हुई हो। C मीन्स साइक्लिन गुआनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो इन सेकेंडरी मैसेंजर्स को सिंथेसाइज करवाने के लिए भी न्यूक्लियोटाइड्स काम में आते हैं। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स के बायोलॉजिकल रोल हैं। ठीक है। अब जो आपको याद रखने वाली चीज़ है, इन न्यूक्लियोटाइड्स के और न्यूक्लियोसाइड के नाम। तो इसके लिए हम एक टेबल बनाएंगे। उस टेबल में जैसे हम शुरू में हमने लिया है नाइट्रोजनस बेस। जैसा नाइट्रोजनस बेस होगा उसी आधार पर न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नाम होंगे। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के नेम होंगे। ठीक है, जो अपन नाइट्रोजनस बेस काम में ले रहे हैं। अब नाइट्रोजनस बेस कितने होते हैं? 5 होते हैं। 2 प्यूरिन होते हैं और 3 पिरिमिडिन होते हैं। एडेनिन और गुआनिन तो प्यूरिन होते हैं। साइटोसिन, यूरेसिल और थाइमिन क्या होते हैं? पायरिमिडिन होते हैं। न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के जो नाम हैं वो DNA और RNA में अलग अलग होंगे। DNA में उन न्यूक्लियोसाइड को क्या कहेंगे और RNA में क्या कहेंगे अलग से पढ़ेंगे। ठीक इसी तरीके से हम न्यूक्लियोटाइड भी अलग अलग बात करेंगे, DNA में क्या कहेंगे और RNA में क्या। तो ये हम एक टेबल बना रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे हम फर्स्ट नंबर बात करें, नाइट्रोजनस बेस जैसे हमने लिया एडेनिन। एडेनिन क्या है?
प्यूरीन है। ठीक है, एडिनिन अगर नाइट्रोजनस बेस हो तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा, डीएनए में तो नाम होगा उसका डीऑक्सी एडिनोसिन। क्या होगा? डीऑक्सी एडिनोसिन। ठीक है, और आरएनए में नाम होगा डीएनए में तो डीऑक्सी एडिनोसिन और आरएनए में नाम होगा केवल एडिनोसिन। आरएनए में क्या नाम होगा? एडिनोसिन। और यही न्यूक्लियोसाइड तो कब बना? जब N+S जुड़े, मतलब शुगर जुड़ने से बने। न्यूक्लियोटाइड जब इनके साथ फॉस्फेट जुड़ जाती है, N+S जो पहले से जुड़े हुए थे इनके साथ क्या जुड़ जाए? फॉस्फेट जुड़ जाए। तो डीएनए में तो क्या हो जाएगा इनका नाम? डीऑक्सी एडिनाइलेट। क्या हो जाएगा? डीऑक्सी एडिनाइलेट। और आरएनए में सिंपल एडिनाइलेट। आरएनए में सिंपली क्या हो जाएगा? एडिनाइलेट। ठीक है, ये तो हुआ आपका कि अगर एडिनोसिन नाइट्रोजनस बेस हो। इसी तरीके से अगर ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस हो, ग्वानिन भी क्या होता है? प्यूरिन होता है। कौन से टाइप का नाइट्रोजनस बेस है? प्यूरिन। तो ग्वानिन होगा तो डीएनए में तो न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डीऑक्सी गुआनोसिन, डीऑक्सी गुआनोसिन। और आरएनए में न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा गुआनोसिन। क्या नाम होगा? गुआनोसिन। यहीं पर इस न्यूक्लियोसाइड के साथ फॉस्फेट जुड़ जाती है तो डीएनए में तो नाम हो जाता है डीऑक्सी गुआनाइलेट, डीऑक्सी गुआनाइलेट। और आरएनए में हो जाएगा गुआनाइलेट। क्या हो जाएगा? गुआनाइलेट। तो ये हो गए न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड के अगर जब ग्वानिन नाइट्रोजनस बेस हो। थर्ड हम बात करें साइटोसिन के बारे में। साइटोसिन क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। क्या होता है? पिरिमिडीन। ठीक है, तो साइटोसिन अगर न्यूक्लियोसाइड है तो डीएनए में इसका नाम होगा डीऑक्सी साइटिडीन। न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा? डीऑक्सी साइटिडीन। और आरएनए में न्यूक्लियोसाइड का क्या नाम होगा? साइटिडीन। क्या नाम होगा? साइटिडीन। अगर ये न्यूक्लियोटाइड हो फॉस्फेट और जुड़ जाए तो डीएनए में नाम होगा डीऑक्सी साइटिडाइलेट, डीऑक्सी साइटिडाइलेट। और आरएनए में नाम होगा साइटिडाइलेट, साइटिडाइलेट। ठीक है, ये है जब साइटोसिन हो। ये कब की बात है? जब नाइट्रोजनस बेस साइटोसिन हो। नेक्स्ट नाइट्रोजनस बेस अगर मान लो हो यूरेसिल। यूरेसिल भी क्या होता है? पिरिमिडीन होता है। क्या होता है? पिरिमिडीन। तो यूरेसिल जो होता है वो हमें पता है वो डीएनए में नहीं होता, तो वो डीएनए में तो होता ही नहीं है, वो केवल आरएनए में होता है। तो आरएनए में न्यूक्लियोसाइड होगा, यूरेसिल नाइट्रोजनस बेस है तो उसका नाम होगा यूरिडीन। क्या नाम होगा? यूरिडीन। डीएनए में होता नहीं है यूरेसिल, और जब वो न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा तो उसका नाम हो जाएगा यूरिडाइलेट। क्या नाम हो जाएगा? यूरिडाइलेट। ठीक है, ये फोर्थ नाइट्रोजनस बेस हुआ हमारा। नेक्स्ट अगर नाइट्रोजनस बेस
थायमीन हो। थायमीन भी क्या है, एक पिरिमिडीन है। थायमीन हो, थायमीन डीएनए में प्रेजेंट होता है। तो इसके न्यूक्लियोसाइड का नाम होगा डिऑक्सी थाइमिडीन। डिऑक्सी थाइमिडीन। आरएनए में थायमीन होता नहीं है, न्यूक्लियोटाइड का नाम हो जाएगा डिऑक्सी थाइमिडाइलेट, और आरएनए में ये होता नहीं। तो ये हमारे नेम हुए न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के। तो ये कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि न्यूक्लियोटाइड और न्यूक्लियोसाइड के क्या नाम होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नाइट्रोजिनस बेस। तो अब आपसे सीधा सा पूछ लें कि यूरिडाइलेट का क्या मतलब है। तो यूरिडाइलेट क्या है, एक न्यूक्लियोटाइड है जिसमें नाइट्रोजिनस बेस यूरिडीन है, जो राइबोज शुगर के साथ ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़ता है, और ये दोनों आपस में फॉस्फेट के साथ फॉस्फोएस्टर बॉन्ड से जुड़ते हैं। तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो शुगर के कार्बन नंबर 1, जिसे एनोमेरिक कार्बन कहते हैं, और यूरिडीन के कार्बन नाइट्रोजन नंबर 1 के साथ में बनता है। और ठीक इसी तरीके से फॉस्फोएस्टर बॉन्ड है वो शुगर के कार्बन नंबर 5 और फॉस्फेट के हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बीच में बॉन्ड बनता है। तो आपको ये डिटेल से एक सिंपल सा पूछ लिया कि यूरिडाइलेट क्या होता है, तो ये पूरी डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो। ठीक है, आगे हम पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनते हैं इसके बारे में नेक्स्ट क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।